बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 20 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप अपना ओहदा संभालने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी उतनी ही तेजी आ रही है, बर्क रफ्तारी से तेजी आ रही है। हाथ पांव फूले हुए हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हाथ पांव फूले हुए हैं इमरान खान साहब के मुखालफिन, जमहूरियत के मुखालफिन, आइन और कानून के दुश्मन, और जिन्होंने पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया और फिस्तायत बर्पा की, जिन्होंने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, वो सब के सब सख्त शिकंजे में आने वाले हैं और इंतहाई अहम नौयत की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो बहरहाल खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहली खबर जो है वो आज फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, सजाएं सुनाई गई हैं। वो खबर अच्छी है, बुरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी सजाएं गैर आईनी और गैर कानूनी हैं और ये हो ही नहीं सकता था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो और उनको सजाएं सुनाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि फौज की तहवील में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान और पाकिस्तान के शहरियों को आजाद करवाना था। वो एक रास्ता दिया गया है कि उनके कब्जे से आए, जेलों में जाएं और उसके बाद हाई कोर्ट्स में ये मुकदमात जाएंगे और ये तमाम के तमाम सजाएं खत्म होनी है। ये सजा बरकरार नहीं रह सकती क्योंकि आइन और कानून में इस बात की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ की भी ये खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑलरेडी कह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक कमीशन ऑलरेडी ये बात कर चुका है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मन, यूरोपीय यूनियन सब के सब इसकी नफी कर चुके हैं और यहां तक के पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाले इनके अपने लाइक माइंडेड हैं वो भी इस बात की नफी कर रहे हैं। ये एक रास्ता एक दिया है, जबरदस्ती रास्ता लिया है, बल्कि कि जनाब हमारी जो है वो अना का मसला है तो इसलिए इसको जरा हमें ये रास्ता दे दें। तो लिहाजा आईनी बेंच ने, जो कि गैर आईनी है, उसने ये कहा था कि आप सजाएं सुनाएं, फैसले जिनके हो चुके हैं उनको करें और उनको हवाले करें जेल इंतजामिया के हवाले करें ताकि अगला प्रोसेस शुरू हो चुके। उसकी वजह है कि 17 महीने हो गए हैं, कोई बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी, इसलिए जी ये हुआ है। बहरहाल अगली खबर है, बुशरा बीबी की रावलपिंडी, चकवाल, अटक में कोई 32-33 मुकदमात थे। उन सब में आज उनकी अबूरी जमानत उनकी दायर की गई थी और तमाम के तमाम मुकदमात में उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। पिशावर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी राहदारी जमानत दी हुई थी, उनको गिरफ्तारी से रोका हुआ था। आज वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई और उनकी तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इसी तरीके से जो अगली खबर है वो है कि ये साथ साथ मैं मुज़ाकरात के बारे में आपको बताता रहूंगा कि मुज़ाकरात का एक ड्रामा ही है और कुछ भी नहीं है और इमरान खान साहब ने भी एक अहम बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी तरीके से रऊफ हसन साहब की अबूरी जमानत वो भी मंजूर हो गई। 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्त दी थी, 15 जनवरी तक उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। और उसके बाद फिर एक और मामला था और वो था 265 की बर्रियत की दरखास्तें दी हुई थी, वो आज एहतसाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज उनको खारिज कर दिया और ये तो मामला यहां हो गया क्योंकि 9 मई के जो मामलात हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं और 9 मई जहां से शुरू हुआ था वो वहीं पे ही खड़ा है और उससे आगे पीछे नहीं है। इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब आप करवाएं, कमीशन, जुडिशल कमीशन से तहकीकात करवाएं, वो अभी तक नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नवाज इस पे बहुत खुश हो रही है और हालांकि उनको नहीं पता कि उनके साथ होने क्या वाली है। बस थोड़े से दिन इंतजार कर लें, नून लीग को सारी बात समझ आ जाएगी जब उनके उस्ताद सर पे आन पड़ेगी। इसी तरीके से जी आज एक और काम हुआ है कि 8 जय्यद जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हैं और इनका ताल्लुक 4 सूबों से है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। 8 वकला हैं। आबिद जुबैरी साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, आबिद हसन मंटो साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, अली अहमद खोर साहब, अमानुल्लाह कनरानी साहब और अकरम शेख साहब। इन्होंने सब ने मिलकर एक पटिशन फाइल की है और सरदार लतीफ खान खोसा के जरिए और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए पटिशन फाइल की है
और 26वीं गैर आईनी तरमीम के खिलाफ, और इन्होंने कहा है कि पहले 26वीं गैर आईनी तरमीम का फुल कोर्ट फैसला करे और उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। ऐसा ना हो कि कल को 26वीं गैर आईनी तरमीम जो है वो कलअदम हो जाए और उसके नतीजे में जो फैसले किए जा रहे हैं वो फिर एम्बैरेसमेंट होगी, क्योंकि नून लीग के जज भर्ती करने का जो प्रोग्राम है वो सैकड़ों जज भर्ती करने का प्रोग्राम है चारों हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इस सिलसिले को रोकना है। इसके साथ साथ जी अगला जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोबारा एक और खत लिखा है जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले, और आज इजलास था तो जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को मुखातब किया कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये भी पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में बेंच तश्कील दे चुका है, जो कि खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुताल्लिक पर भी रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी है। खुफिया इदारे को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि खुफिया इदारों को कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए, उनको उनकी रिपोर्ट्स पे किसी को जज बनाना या बरतरफ नहीं करना चाहिए। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है, यानी कि हुकूमत की है, और 26वीं तरमीम जो है उससे मुतालिक अपनी पोजीशन मैं पहले ही वाजे कर चुका हूं। फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए और रूल्स पर मेरी राय तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल भी हल्फ के अक्कास होने चाहिए। ये उन्होंने आज एक बार फिर खत लिख दिया है। इसी तरीके से एक और फैसला आया है, और वो फैसला आया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 के अफसर 20 से अफसर था 21 में तरक्की होना थी, वो नहीं दी थी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने आज फैसला दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इदारों का रोल नहीं होना चाहिए और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर किसी की तरक्की ना रुक सकती है ना दी जा सकती है। और उन्होंने पिटिशनर को जो सुपरसीड किया गया था, उन्होंने कहा कि इनको 2023 1 अगस्त 2023 का जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है तरक्की का, वो उसमें दोबारा उन्होंने कहा कि इसको अगले सिलेक्शन बोर्ड में इनको कंसीडर किया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। 1 अगस्त 2023 का CSB का फैसला कलअदम करार दे दिया जो पिछले साल किया गया था, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड SC इंटेलिजेंस रिपोर्ट की परवाह न करे जिसमें अफसर को महकमाना सतह पर अपने दिफा का मौका ही न मिला हो। उन्होंने कहा ISI ने भी एक रिपोर्ट दी और IB ने भी रिपोर्ट दी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पिटिशनर्स की साख पर सवाल उठाया गया। इसी बुनियाद पर कम मार्क्स वाले को प्रमोशन के लिए पिटिशन पर तरजीह दी गई, तो उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है। ISI की रिपोर्ट में पिटिशनर को करप्ट और दबाव में काम करने के लिए नामौजू करार दिया गया। अदालत ने कहा कि किस असूल पर यह सब कुछ किया गया। IB ने अपनी रिपोर्ट में पिटिशनर की माली बदगुमानियों और महकमाना इंक्वायरी का जिक्र किया, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सबूत फराहम करके इसके मुसद्दका होने के बजाय मुबैयना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसे शवाहद का पता चला जो दरखास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड और साख से मुतसादम थे। किसी इंटेलिजेंस अफसर ने दफ्तर में बैठकर बेतरतीब फोन कॉल्स करके या इंटेलिजेंस एजेंसी के मुस्तैद काम के जरिए जमा किया, यह कोई पता नहीं है। और ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये अब फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और इसी तरीके से जो तोशाखाना केस था वो आज उसकी हेयरिंग हुई और वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। 26 दिसंबर तक उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। बुशरा बीबी भी थे, इमरान खान साहब दोनों गए हुए थे और इस तरीके से ये समाअत आगे चली गई है। इसके साथ साथ अब आते हैं जरा थोड़ा सा
ایک بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ پیشکشیں کی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کو پیشکشیں کی گئی۔ کل علی امین گنڈا پور سے محسن نقوی صاحب ملاقات کرنے گئے تھے پشاور۔ پہلے ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی، 90 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر محسن نقوی صاحب چلے گئے پشاور اور ان سے بات کی، اور ان کو پیشکش کی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ جناب آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں، عمران خان صاحب تعاون کریں، اور ایک ہم ان کو پشاور بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب کو، اور بنی گالہ میں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ فی الوقت حکومت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، حکومت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے تک یہ بات آج پہنچائی گئی، اور کیونکہ آج علی امین گنڈا پور تو نہیں آئے، لیکن علیمہ خان صاحبہ گئی تھی، بشرا بی بی بھی گئی تھی، تو ان تک یہ بات پہنچائی گئی، تو مذاکرات کی پیشکش بھی کی گئی۔ تو عمران خان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ پیشکش مسترد کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 مطالبات ہیں انہوں نے کہا، اور وہ 2 مطالبات ہر صورت میں پورے ہونے چاہیے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، تمام کے تمام سیاسی کارکنان، رہنما، قیدی جتنے بھی ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، 26 نومبر کا قتل عام، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ 2 کام ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بڑھ سکتے۔ باقی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں کتنے عرصے تک جیل میں یہ لوگ مجھے رکھتے ہیں، آپ رکھ لیں، جتنا عرصہ چاہیں رکھ لیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ کہ جناب آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، کچھ دیر پہلے انہوں نے اناؤنس کر دی ہے سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ، اور علیمہ خان صاحبہ نے آ کے بتا بھی دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اتوار سے وہ کال دے دیں گے سول نافرمانی کی، اور پہلے مرحلے پر اوورسیز پاکستانیوں سے وہ ریکویسٹ کریں گے، ان کو اپیل کریں گے کہ وہ اپنے ریمیٹنس جو ہے وہ بھیجنا پاکستان بند کر دیں، کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ہے گورنمنٹ، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور یہ فسطائیت پر مبنی اقدامات کر رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ سلسلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ جی انٹیلیجنس اداروں پہ کافی مشکل وقت آیا ہے جی۔ سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہی فیصلہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک اور جو امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، آج جناب DGISPR جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور وہ ایسے پکڑے گئے کہ جو سزائیں سنائی گئیں ملٹری کورٹ سے، فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں، اس سزا سنانے سے پہلے، یعنی کہ پریس ریلیز آنے سے پہلے ایک باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری جو جاری کی گئی تھی وہ پکڑی گئی۔ اس کے بعد جو آپ کے مجرم، جن کو مجرم کہا جاتا ہے، جن کو سزائیں سنائی ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آ گئے، اور وہ انٹرویوز ایسے فر طوطے کی طرح بول رہے ہیں جیسے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور 25 لوگ ہیں، 25 میں سے کچھ لوگوں کے انٹرویوز انہوں نے کروائے ہیں، اور وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اعجاز چودھری صاحب کے خلاف ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف ہیں۔ ان سے ایک یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بیان لیے جاتے ہیں، تو وہ ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، اور ان کے بیانات بھی جو ہے ٹی وی چینلز پہ، اور تمام ٹی وی چینلز کو کہا گیا ہے کہ یہ سنائیں۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ ان کو سزائیں بھی سنا رہے ہیں، اور وہ دہشت گرد بھی ہیں، اور وہ ان کے سنگین ترین الزامات ہیں، اور پھر ان کے انٹرویوز بھی ریکارڈ کر کے ٹیلی ویژن چینلز کو دیے جا رہے ہیں، ان کو گلوریفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جی۔ تو بہرحال صورتحال جوں کی توں، اور عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اور نہ ہی وہ مانیں گے۔ تو وقت کم، مقابلہ سخت ہے، 20 جنوری آیا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔